2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ चीजें बदली। मोदी सरकार एनडीए सरकार हो गई, विपक्ष आईएनडीआईए हो गया और कांग्रेस शतक के पास पहुंची। फिर शुरू हुआ भविष्यवाणियों का दौर। ये कहने लगे कि उनकी जोड़ी बेमेल है, वो कहने लगे इनकी। आईएनडीआईए में दरार के सवाल एनडीए में दरार तक भी पहुंचे। 2 दिन पहले तक यही स्टूडियो में मैं भी यह सवाल पूछ रहा था, आखिर देश की राजनीति का एक चेहरा है जो हम सब जानते हैं। सवाल बेवजह नहीं था। लिटमस टेस्ट आया वक्फ संशोधन बिल के लिए हुई वोटिंग में। वोटों के आंकड़े देखिए, स्थिति साफ है। एनडीए तमाम विचारों के दल के बीच मजबूती से डटी है। हाँ, इतना जरूर है कि एजेंडे को समावेशी लिबास में ढकना पड़ा। दूसरी तरफ आईएनडीआईए तमाम झगड़ों के बीच मौका आने पर साथ है। तो इसमें छिपा क्या है? इसमें छिपा है आगामी चुनावों का गणित। कहां कौन होगा बड़ा भाई, कौन छोटा भाई, कैसे होंगे निर्णय, क्या ये उसकी झलक नहीं है? आज प्रश्नकाल में इसी पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया मेरे साथ हैं और जितेंद्र गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। नवीन जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। नवीन जी, इसमें कोई दौराय नहीं है कि आप सब अपने आप को एकजुट दिखाने में पूरी तरह से सफल रहे। टीडीपी के कुछ प्रस्ताव मानने पड़े, जेडीए की कुछ बातें माननी पड़ी, बजट में ज्यादा घोषणाएं करनी पड़ी, लेकिन अंततः सब ठीक रहा। यह अंतर है एनडीए 1 और एनडीए 2 और एनडीए 3.0 में। इसके बावजूद एकजुटता को बनाए रखना यह अपने आप में इनक्रेडिबल है। नवीन जी जी देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो स्वप्निल भाई, आपके इस विषय पर ये मेरी तीसरी डिबेट है आपके चैनल पर और पिछली 2 डिबेट्स में आपके द्वारा कंटिन्यूअसली एक वर्ड यूज किया गया था कि ये एनडीए का लिटमस टेस्ट है, एनडीए का लिटमस टेस्ट है। मैं आशा करता हूं हम आपके और जनता के लिटमस टेस्ट में सफल हो चुके होंगे। बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहली स्थिति तो ये यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात आपने कही कि कुछ परिवर्तन करने पड़े, कई बातें माननी पड़ी, कुछ संशोधन करने पड़े, कुछ बजट ऊपर नीचे करने पड़े। तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा क्लियर, यही एनडीए गठबंधन की सुंदरता है। सबको साथ में लेकर, सबकी बातों से सहमत होकर, सबकी समावेशी योजना बनाकर ही चीज को धरातल पर लाने का प्रयास एनडीए सरकार के द्वारा सदैव से किया गया है और किया है। मैं एक छोटा सा क्रॉस कर रहा हूं नवीन भाई। आपको याद है अकाली दल आपसे छिटकी थी? क्यों छिटकी थी? क्योंकि तब आप क्या अकाली दल जब आपसे छिटकी थी, क्यों छिटकी थी? जी, वो इसलिए छिटकी थी क्योंकि तब आप 300 के पार थे। तब आपको जरूरत महसूस नहीं हुई उनकी बात को अपने डिसीजंस में शामिल करने की। आपको जरूरत 240 पर महसूस हुई और आपने उसे शामिल किया। यह बदला है नवीन भाई। जी देखिए, सरकमटेंसेस उस वक्त के क्या रहे थे, क्या परिस्थितियां रही थी, वो किस तरह से मैनेज किया गया, ये इससे तुलना करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ बिहेवियरल चेंज की बात कर रहा हूं नवीन भाई, बिहेवियरल चेंज की बात कर रहा हूं। क्योंकि अब ये जो आंकड़े हैं ना, इन आंकड़ों के साथ आप बिहार चुनाव में जाने वाले हैं, आगामी चुनावों में जाने वाले हैं। आपने ये बताया है कि आपको जेडीए की सुननी पड़ेगी, जेडीयू की सुननी पड़ेगी। जेडीयू अपनी कुछ बातें अब मनवा लेगा क्योंकि यहां आपने उनको मनवाया है। यही सारी बातें तो छिपी हैं। देखिए, एक्चुअली देखिए, मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। बिहार के चुने हुए जो भी लोकसभा सदस्य सांसद थे, वो हमारी बातों से सहमत थे, तभी जाकर हम 288 सहमति इस पर बना पाए हैं। और इन बातों को धरातल पर उतार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 7 मई 2010 में लालू यादव खुद ये कहते थे कि पटना की प्राइम लोकेटेड लैंडों पर वक्फ के द्वारा प्लाटिंग कर दी गई है। तो इन्फेक्टेड एरिया में जब वैक्सीनेशन किया जाएगा तो उसके रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आएंगे। ये एनडीए सरकार की गठबंधन की सहमति है। दुनिया बदलने की तरह है। दुनिया ऐसे बदलती है कि 2013 में जब वक्फ बिल पास हुआ था, जो आप कहना चाह रहे हैं नवीन भाई 2013 में जब वक्फ बिल पास हुआ था, आज तो सोशल मीडिया पर जमकर ये बात चल रही है कि तब बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। हालांकि बीजेपी जेपीसी की मेंबर थी और उनके सुझावों को उस बिल में शामिल किया गया था। तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में सबसे बड़ा डिफरेंस है मोदी फैक्टर। वही दिखा है सर, आप विश्वास मानिए।
बेहतर बात है अगर किसी तरह से आप बहुत अच्छी बात है ये, आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं। हो सकता है उनके प्रभाव से, उनकी नीति से, या मैं कहूं उनके तालमेल के कारण अगर ऐसा संभव हो पाया तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा ये तो कुछ नहीं बेहतर है, बुरा कुछ नहीं है, गठबंधन बुरा कुछ गठबंधन नहीं हमारा है। बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? वो तो मुझे समझ में ही आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है नवीन भाई, अगली बार मैं थोड़ा सा और बिहार स्पेसिफिक होऊंगा, क्योंकि जेडीयू ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप देखिए उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस डिसीजन के बाद। आप उनके लिए कितना कुछ दांव पर लगाएंगे? भाई दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब जितेंद्र गोयल जी मैं आपके पास जा रहा हूं। ये भी बड़ी अजीब बात है जितेंद्र भाई कि INDIA गुट एकजुट रहा, जिसको तो दिखना ही नहीं चाहिए था एकजुट कायदे से। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब वो कैसे दिखा, क्या समीकरण आप लोगों को एक साथ बांध कर ले आए, ये समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए राहुल गांधी ने अपने बोलने का मौका छोड़ा। दूसरे बोल लें, आज मेरा बोलना जरूरी नहीं है। ये मेरा सवाल संदीप जी से है, कांग्रेस प्रवक्ता। जी सर, देखिए सर, जो इंडिया जो गठबंधन जो बना था, वो देश में जो झूठ की राजनीति जो बीजेपी कर रही थी, जो वास्तविक जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए जो देश में राजनीति, जो नए तरीके की जो राजनीति जो बीजेपी कर रही है, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, लोगों को ज्वलंत मुद्दों से हटकर दूसरी बात करना, उस मामले को लेकर हमारा इंडिया गठबंधन बना था, वो आज भी कायम है। आप देखेंगे जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, वो बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण से लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए लेके आए हैं। देश के जो जनता के जो मुद्दे हैं, 2 सेकंड, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना संदीप भाई। ये तर्क इसलिए नहीं हुआ, 2013 में भी तो कोई जरूरत नहीं थी, आप बिल ले आए थे, आप ले आए थे, तब क्या जरूरत थी? किसी जरूरत पर कोई बल नहीं था। उसमें उसी टाइम में करना पड़ा था हमारे को, मगर अरे सर कोई इमरजेंसी नहीं थी, चुनावों के नजदीक कोई इमरजेंसी नहीं थी। आप एक बात बताइए ना, वो इमरजेंसी यूपीए 1 निकला और यूपीए 2 का लास्ट ईयर का भी लास्ट का अंतिम 6 महीना चल रहा है, तब तक इमरजेंसी नहीं थी जी। तो आपने क्या 9.5 साल में वक्फ को इस स्थिति में ला दिया था कि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ जाए? कैसी बात करते हैं संदीप भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें बहुत ना उसमें जो सुधार के लिए था वो लेके आए थे हम। जो आज की अपन बात करें, आज इस मुद्दे पे लिए अपन बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन आज ही मजबूत है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन बड़ी अजीब सी जोड़ी है, गठबंधन आज ही मजबूत है। देखिए बड़ी अजीब सी जोड़ी है। अजीब जोड़ी नहीं है, अजीब मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले बनी थी। अरे नहीं, आज भी उसी मुद्दे पे हैं हम। अरे सर मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। देखिए कम से कम क्या है कि बीजेपी एनडीए गुट में कोई एक दूसरे को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा। INDIA गुट में आप एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। आप एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने को पहला मौका मिलते ही तैयार हो जाते हैं। अभी AAP के साथ आप लोगों ने क्या क्या किया और AAP ने आपके साथ क्या क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। TMC आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो रही है। हमारा इंडिया गठबंधन जो बना था, इंडिया गठबंधन बना था, वो हमने जो बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जो केंद्र में जो तानाशाही की जो सरकार है, उसके विरुद्ध में है हमारी। और आज भी हम जो जनहित के मुद्दे से जो आ रहे हैं, जो अलग से जो बिल लेके आ रहे हैं, उसके विरोध में है। आज भी हम एकजुट है, इंडिया गठबंधन। आज आप देखें, लेकिन सर मैं आपको एक बात बहुत स्पेसिफिकली बोल दूं, मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, अगर मैंने किसी के लिए ये बोला है ना कि वो भ्रष्टाचारी है, तो उसके साथ आप मेरी एक भी तस्वीर नहीं ढूंढ पाएंगे। विश्वास मानिए, मैं देश हित में उसके साथ कभी खड़ा ही नहीं होऊंगा। जो आपने आम आदमी पार्टी को कहा है, उसके सांसद आपके साथ खड़े क्यों है, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं। लोकतंत्र में एक दूसरे की खामियां बताने का अपने लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। अगर कोई किसी को बता रहा है, कोई अगर किसी पे आरोप लगा रहा है, तो उसकी सजगता के लिए किया जा रहा है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर कोई गलत नीतियां आ रही हैं, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन है ना। ठीक है, आप देखिए जो केंद्र में जो कानून लेके आ रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है, वो लाठी की सरकार है। आप ये हर चीज को थोपना चाह रहे हैं। आप देखिए जो ये बिल लेके आए JPC में, जो हमने अमेंडमेंट रखे, जो विपक्ष ने, वो एक भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबकि दूसरे इंडिया नहीं, पर घुमा फिरा के तो हो गया ना। आप जो सुझाव दे रहे थे उनमें से 2 सुझाव तो TDP के थ्रू हो ही गए ना, अल्टीमेटली हो ही गए। मैं कहा नहीं है। और ये जो बिल लेके आए ना, 428 पेज की जो ये रिपोर्ट है, जो JPC में रखी गई है, उसको बिना चर्चा करवाए इन्होंने रख दी। तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं। आप अभी भी एनेक्सर पढ़ के नहीं गए। कम से कम आप
आप अभी भी एनेक्शर पढ़ के नहीं हमारे गए। को बताओ, आप देश की जनता को बताओ, हमारे को बताओ, आप किस वजह से क्यों लेके आ रहे हैं। तो इसी वजह से आज भी हमारा इंडिया ठीक है। गठबंधन पहले भी था और अभी ठीक है। फिर आगे भी रहेगा। ठीक है जितेंद्र गोयल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये आंकड़े अपने अंदर क्या छिपाए हुए हैं? अगर भविष्य का संकेत नहीं तो फिर क्या छिपा रहे हैं? भविष्य का संकेत ही ना छिपा रहे हैं। जितेंद्र जी आपको म्यूट हटाना होगा। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है जितेंद्र भाई। एक बार फिर से आप ज्वाइन कीजिए मुझे। ठीक है जितेंद्र जी, आप एक बार फिर से स्टूडियो से निकलकर वापस मुझे ज्वाइन कीजिए। तब तक नवीन भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अच्छा रुकिए संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, INDIA अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जितने नंबर पे था उतने ही नंबर पर है, किसी और को वो अपने साथ नहीं जोड़ पाया, क्योंकि भाई ऐसे भी दल हैं जो उस तरफ भी नहीं है और इस तरफ भी नहीं है, वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, और TMC वगैरह जैसे दल भी आपके तरफ आ नहीं रहे हैं, तो कहां कमी पड़ रही है? नहीं, कमी कहीं नहीं है। हमारा जो गठबंधन जो चुनाव से पहले बना था वो आज भी बरकरार है। आप देख लीजिए, जो इस बिल में जो आपने आज भी देखा होगा कि पूरा जो हमारा जो नंबर जो पहले दिन से जब इस संसद का जो पार्लियामेंट का गठन हुआ था उससे लेकर आज तक भी हम उस पर बरकरार है। दूसरा जो अगर दूसरा दल हमारे से जुड़ना चाह रहे तो उसका स्वागत है। हम अभी पर कोई जुड़ नहीं रहा ना। ये देखना इस बिल के, हाँ नहीं आप देखें, इस बिल के बाद में ये बिल आ गया, इसके बाद में बिहार चुनाव होगा, इसके बाद में आप देखना ना एनडीए का गठबंधन का क्या असर होगा। नहीं संदीप भाई मैं ये कह रहा हूं कि INDIA का कुनबा क्यों नहीं बढ़ रहा है? INDIA का पूरा कुनबा बढ़ा हुआ है, आपको कम कहां दिख रहा है? पूरा कुनबा वो से वैसा है जो पहले इलेक्शन से पहले था। आप देखिए कहां कौन सा गठबंधन टूटा है हमारा, उतने ही है, पूरा उतने ही है हमारे। लेकिन ठीक है, चलिए जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, अगर ये नंबर्स अपने आप में भविष्य का संकेत नहीं छिपाए तो फिर तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप क्या आम आदमी पार्टी को इंडिया का पार्ट मानते? आपका जो गठबंधन है INDIA, इसका पार्ट मानते हैं या नहीं मानते अभी भी? किसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आपको इलेक्शन से पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है। जब राष्ट्र इसका मुद्दा आता है तो इंडिया गठबंधन का पार्ट है वो। अरे पर राष्ट्र हित में भ्रष्टाचारी कैसे आपका साथी हो सकता है भाई? राष्ट्र हित में कोई भ्रष्टाचारी आपका साथी कैसे हो सकता है संदीप भाई? यही तो कह रहा हूं मैं। दिल्ली में हम कह रहे हैं राष्ट्र मुद्दे के लिए, राष्ट्र के मुद्दे के लिए जो जन विरोधी जो कानून है, जो नीतियां है, उसके लिए हम साथ हैं। हम ये नहीं करें कि आम आदमी पार्टी हमारा गठबंधन का हिस्सा है, पूरी जो भी ठीक है। लेकिन संदीप जी हम वापस डिस्कशन पर आए, संदीप जी क्या लगता है इन आंकड़ों को देखकर आपको, इसमें क्या है? देखिए कल्पेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 2 दिन पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बिल्कुल कहा था कि JDU किसी भी कीमत पर इस बिल के साथ जाएगी। वो इस बिल के साथ नहीं गई है, वो बीजेपी के साथ गई है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना? वो इस बिल के साथ नहीं गई है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अगर इस बिल में किसी राजनीतिक दल ने खोया है तो वो खोया है JDU ने। उनका एक वोट बैंक था, वो JDU जिसने नरेंद्र मोदी जी को तब देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, तब ही वो बैकफुट पे चले गए थे। जब वो वापस चले गए, आज वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मोदी जी के आगे नतमस्तक है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, पैरेलली अपन बात कर रहे हैं INDIA की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी होगी इस इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि इस गठबंधन के सभी लोगों का वोट बैंक, उनकी मजबूरी थी इस बिल में। मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट देखने की है कि बीजेपी ने क्या सौदेबाजी की होगी या क्या किया होगा वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी होगी क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करनी थी। वोट बैंक उनको जनाधार दिख रहा था। कोई भी एक धर्म जो माइनॉरिटी है, मैं बात कर रहा हूं, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे पूरे इंडिया की माइनॉरिटी को कि इस बिल के हम लोग बिल्कुल विरोध में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। वही मैं बात, अब ये आगे टिक पाता है नहीं टिक पाता है ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं डर तो है। ये जो सभी लोग जो एक साथ जो है कहीं ना कहीं NDA का डर है, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो NDA की सरकार है वो बहुत दब के काम करेगी
और जो मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का वो इस बार नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की सीटें कम थी। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है वही नजर आ रहा है काम करने का, वही उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। भाई जो इनको जहां इंडिया गठबंधन को कहना पड़ा था सरकार 5 साल नहीं चलेगी, सरकार लगभग 1 साल पूरा होने को आ रहा है। हाँ। कहीं भी आपको लगेगा किसी भी तरीके से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो कार्यशैली है उसमें कहीं भी अंतर नहीं आ रहा है। और जेडीयू जिस तरीके से अपनी मनमानी करता था, हो सकता है कोई हो पैरामीटर्स हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ जाकर जिस तरीके से जो है ना अपनी टाइमलाइन, अपनी जो उनके जो पुराना जो रिकॉर्ड रहा है उसके विपरीत जाकर इस जो बिल के समर्थन में आए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एनडीए मुझे ज्यादा मजबूत नजर आता है। वहीं इंडिया गठबंधन की मुझे साथ आना मजबूरी नजर आता है। तो ऐसे में एक सवाल तो संदीप जी आपसे बनता है कि अगर कल को मान लीजिए, क्योंकि नीतीश तो नीतीश हैं, वो आईएनडीआईए में घुसना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत होगा क्या? देखिए, जो देश विरोधी जो नीतियां हैं, देश विरोधी जो भी इनकी योजनाएं हैं, उनके अगेंस्ट में अगर जो भी दल हमारे साथ आने था तो उसका स्वागत है। नहीं, पर ऐसा दल जो वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के साथ खड़ा रहा, वो आईएनडीआईए ज्वाइन करना चाहता है, तो आप ज्वाइन करने देंगे क्या? नहीं, वो जो हमारा जो गठबंधन है वो तय करेगा उसमें किस नीति और किस कारण से और किस वजह से अगर वो जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारा जो गठबंधन है उसके सभी दल मिलके बैठ के बात करके फिर उस पे तय किया जाएगा। लेकिन सर एक गंभीर बात जो मैंने महसूस की, मैं चलिए अब उसको शेयर कर ही लेता हूं, वो ये कि राहुल गांधी ने चूंकि सदन में कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं बोलूंगा। उस चक्कर में ये समझ में आया कि जिस राज्य में जो भी ज्यादा मजबूत है हम उसको आगे बढ़ने देंगे और उसको बड़ा भाई स्वीकार कर लेंगे। मतलब जैसे अगर यूपी में कुछ होता है तो अखिलेश यादव, कांग्रेस बड़ी नहीं है, ठीक इसी तरह अन्य राज्यों में जो बड़ा है हम उसको बड़ा मान लेंगे, स्वतः मान लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमारी एक नीति के तहत जो हमारी जो नीति तय की गई थी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से स्टेट में कौन सा दल बड़ा है हम उसको आगे कर रहे हैं। हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, सभी दलों को साथ लेके चलते हैं, इसी नीति पे हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। नवीन जी, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाहता हूँ। जी देखिए, बीजेपी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत हैं उसी तरह से सेंटर में मोदी और शाह की जोड़ी है। वो कहाँ से सोचना चालू करते हैं और कहां पर सोचना खत्म करते हैं उसको समझना भी मुश्किल है। तो इतना तो तय था कि कोई साथ दे या न दे, नंबर्स तो आपको मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दोराई थी ही नहीं, इसमें कोई दोराई नहीं थी। लेकिन आपको भी ये झलक मिल गई ना कि इन लोगों को बना के रखना 240 के नंबर के साथ कितना मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू ने ये बता दिया कि साहब बिहार में इलेक्शन होंगे तो हम बड़े हैं, इतना याद रखिएगा। और दूसरा सवाल मैं जो चाहता हूं आप अपने जवाब में जोड़ें वो ये कि कुनबा तो आपका भी नहीं बढ़ा साहब। मतलब आपकी नीतियों से प्रभावित होकर कोई दूसरा धड़ा आपसे आकर मिल गया होता, मान लीजिए नवीन पटनायक ही मिल गए होते साहब, वो भी तो नहीं आए। व्यक्तिगत अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर हम बात करें, इस बिल के धरातल पर आ जाने के बाद इसके जो फायदे नुकसान होने वाले हैं उसके अनुपात को लेकर निस्संदेह एनडीए गठबंधन का आंकड़ा बढ़ने वाला है। आप ये तय मानकर चलिए, जैसे कयास तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के मीडिया हाउसेस बढ़ने वाला है, ये कह रहे हैं बढ़ने वाला है। ये तो चुनाव में भी, आप आम चुनाव में भी कह रहे हैं हम 400 पार, फिर हश्र क्या हुआ आप देख लीजिए, कहां बढ़ेगा आपका, तो टूटेगा, आप देख लेना। लेकिन सर तो आप तो सत्ता में ही आने वाले थे संदीप जी, आप तो सत्ता में ही आने वाले थे, कहां आए आप, तो विपक्ष में ही रह गए। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आप बढ़िया बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, टीवी पर अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अगर बीच में नहीं बोलेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे, कृपया। हाँ, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, बिल्कुल। हाँ। तो मेरी चर्चा जो चल रही थी, वो चर्चा में एक तो मैं क्या इसके लिए आपसे बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तकनीकी खामियों से आपसे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप बोलिए। शर्मिंदा हूँ। तो दरअसल मैं कहना यहाँ ये चाह रहा था कि सरकार ने अपनी नीतियों से जो देश हित में निर्णय लिए गए हैं, चाहे वक्फ संशोधन का हो या उससे पहले के निर्णय हो, उनका प्रभाव जैसे ही धरातल पर उतरेगा और प्रैक्टिकली दिखाई देगा, तो निसंदेह ये आंकड़ा बढ़ेगा और निसंदेह बढ़ेगा। और ये एक्चुअली कोई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग मंशा के आधार पर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपकी डिलीवरी के आधार पर जुड़ेंगे,
तो आपकी मंशा पर वो डाउट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी मंशा पर वो डाउट क्यों कर रहे हैं? पॉइंट पकड़ा, लोग कार्य के आधार पर, कार्य के प्रभाव के आधार पर लोग निसंदेह इसमें जुड़ेंगे। आप इस फैसले के वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़ी हुई वोटिंग स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है, जैसे तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये आकलन था कि इस विषय पर एनडीए गठबंधन को अपने घटकों को जोड़ना बहुत भारी काम रहेगा। रहा, देखने वाले हैं। रहा साहब, अरे रहा, कैसे नहीं रहा? नहीं, कैसे नहीं रहा? आप चाहते थे कि वक्फ बिल में जो होलसेल जिम्मेदारी है वो कलेक्टर्स की हो, टीडीपी के कहने पे आपने हटा दी। वक्फ बाय यूजर पे मैं जाऊं तो आप सिर्फ सरकारी संपत्ति बचा पाए हैं, प्राइवेट संपत्तियों पर तो जो आपकी मंशा थी वो आप कर नहीं पाए हैं। तो भाई साहब, पड़ा तो सही दबाव, ऐसा नहीं है नवीन भाई कि दबाव नहीं पड़ा। स्वप्निल भाई, हमारी जो मंशा थी, हमारी मंशा तो ये थी कि देश की तमाम लोकसभाओं के चुने हुए अधिपतियों की सहमति के साथ जो काम बनेगा वो हम करेंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि आपकी मंशा ये थी, नहीं, मंशा सिर्फ एकमात्र ये थी कि सबको साथ में लेकर, सबकी सहमति के साथ, सबको विश्वास में लेकर इस बिल में संशोधन किया जाएगा, और वो किया। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, किसी और का देखने का कुछ भी हो सकता है। भाई कुछ चीजें तो नवीन भाई हाथ कंगन को आरसी के हवाले भी होती हैं, हमको उसमें इतना नहीं जाना चाहिए, खैर। लेकिन ठीक है जितेंद्र गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा अंतिम सवाल है कि अभी तो हम महाराष्ट्र के फैक्टर्स को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी बहुत से अनकंफर्टेबल मैटर्स सामने आएंगे, जिसमें से एक मैटर तो ये होगा कि वहाँ पर हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है, फिर आपको उनके साथ खड़े होकर दिखाना पड़ेगा जो हिंदी वालों को पीट रहे हैं। अभी तो बहुत सी मजबूरियां राजनीतिक दलों के सामने आनी है आने वाले समय में, लेकिन मैं कुनबे को बढ़ता और घटता देख रहा हूँ। किस सिनेरियो में और किस रेशो में वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जर्नलिस्ट के नाते मुझे वो करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं एनालिस्ट होता तो मैं बोल पाता। जितेंद्र जी, आपका टेक क्या है? देखिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपन चाहे एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है। आप बात कर रहे हैं, अपन एक चीज को बहुत बारीकी से अगर देख रहे हैं तो भूल रहे हैं, अपन जेडीयू पे सबकी नजर है, लेकिन अपन महाराष्ट्र में अभी आपने बोला उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है शिवसेना को, उसको भूल रहे हैं। क्या छवि थी, बीजेपी से ज्यादा कट्टर छवि थी, वो इस बार इस बिल का विरोध करते नजर आए। सही बात, आप देखिए, तो निश्चित रूप से जब अब मतलब जहां पर मैं पहले जहां समझ रहे थे हम लोग कि उद्धव ठाकरे को एक अलग तरह का वहां माहौल मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो मुझे उसके विपरीत नजर आ रहा है। अब उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना होगा, क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता है वो इस चीज को नहीं मानेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि ये एनडीए या इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी भी इसी बात पे अपनी पे कायम हूं कि मुझे एनडीए ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। मुझे एनडीए कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आ रहा है इंडिया के, क्योंकि इंडिया का हर एक घटक दल अपनी, क्योंकि देखिए जेडीयू अपनी बात से पीछे हटता है तो वो ये साबित करता है कि वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन में ये बात तय है कि ज्यादातर लोगों को जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, कहीं ये मैसेज ना चला जाए, उसके लिए वो लोग इस बिल के खिलाफ खड़े रहे। और उद्धव ठाकरे का इस बिल का विरोध करना उनकी बिल्कुल जो जिस तरह की उनकी राजनीति की, जिस तरह से ठाकरे साहब ने जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति से वो कभी बाहर नहीं निकले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक मैसेज दिया, हिंदुत्व का भी मैसेज दिया। कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है उसके विपरीत का, तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि ये जो बिल पे जो बहस है वो सिर्फ और सिर्फ इस ये जो आपको समीकरण देख रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबे चल पाएंगे, और इंडिया के अंदर जो घाव है वो आपको कुछ दिनों में वापस नजर आ जाएंगे। अभी भी मैं गारंटी देता हूँ कि ये तब तक नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी इनका, अभी भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं जो प्रवक्ता महोदय हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी हमारा मेंबर है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि दिल्ली में फिर क्यों भर भर कर गालियां उनको दी गई। एग्जैक्टली, हालांकि पूछा मैंने, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आप इस बात को समझिए कि अगर एजेंडा नहीं सुहाता फिर भी बना रहे नाता, तो उसके पीछे कुछ तो होगा। अब क्या कुछ है वो आपको बहुत जल्द नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।